Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. रिसेंटली आपने देखा कि कैसे इजराइल फलस्तीन के बीच विवाद ने एक बार फिर आग पकड़ी। एक तरफ जहां लोग इजराइल को सपोर्ट करते हुए हमास द्वारा किए गए टेररिस्ट हमले की जमकर निंदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक सेक्शन ऐसा भी है जो फलस्तीन का सपोर्ट करते हुए ये कह रहा है कि ज्यूइश लोगों ने फलस्तीनियंस का प्रोसिक्यूशन किया है। पर इस पूरे विवाद में एक कन्विक्ट ऐसा है जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, और वास्तविकता ये है कि कहीं ना कहीं ये पूरा डिस्प्यूट इसी कन्विक्ट की वजह से शुरू हुआ है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की। असल में सिर्फ यही एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे कई सारे डिस्प्यूट्स हैं जो ब्रिटिशर्स की खराब पॉलिसीज की देन है। ब्रिटिशर्स द्वारा दुनिया भर के अलग अलग रीजन्स में लगाई गई ये आग इतने सालों बाद भी बुझने का नाम नहीं ले रही। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड के उन मेजर डिस्प्यूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनको औपचारिक या अनौपचारिक रूप से शुरू करने के पीछे सबसे मेजर फैक्टर ब्रिटिशर्स और उनकी पॉलिसीज को माना जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस1 के हिस्ट्री सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इजराइल फलस्तीन इशू और इसमें ब्रिटिशर्स के रोल को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय प्रेजेंट डे फलस्तीन ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ऑटोमन एम्पायर को ब्रेक डाउन करके 6 नए स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया। ऑटोमन एम्पायर इस पार्टीशन से करंट डे लेबनान, टर्की, सीरिया, ट्रांसजॉर्डन, फलस्तीन और इराक का जन्म हुआ। हिस्टोरियंस का मानना है कि जिस तरह जर्मनी के साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की गई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ही बो दिए गए थे, जहां जर्मनी पर लगाए गए हैवी सैंक्शंस और रेपरेशन पेमेंट ने ही आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत का इनिशियल ग्राउंड ले किया था। कुछ ऐसा ही खेल अलाइड पावर का पार्ट रहे ब्रिटिशर्स ने इजराइल फलस्तीन के साथ भी किया था। वर्ल्ड वॉर 1 में एक्सिस पावर को हराने के बाद ब्रिटिशर्स लेड अलाइड पावर ने ऑटोमन एम्पायर को कमजोर करने के इरादे से इसे अनसाइंटिफिक मैनर में ब्रेक डाउन कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इससे फलस्तीन जैसे एरिया का फॉर्मेशन हुआ जो आगे चलकर मेजर कॉन्फ्लिक्ट जोन बना। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर को हराने के लिए ब्रिटिशर्स ने मक्का के शरीफ हुसैन बिन अली की हेल्प ली, जिसके लिए ब्रिटिशर्स बदले में उन्हें एक इंडिपेंडेंट अरब नेशन देने को तैयार थे। लेकिन असल में ये फेक प्रॉमिस ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए किया था, जिसका खामियाजा आगे चल के हजारों लोगों को भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर के ब्रेकडाउन के बाद इन स्टेट्स के बीच बाउंड्री का क्लियर डिमार्केशन नहीं किया गया था। इसकी वजह से स्टेट्स के बीच बाउंड्रीज को लेकर विवाद शुरू होने लगे। ब्रिटिशर्स बखूबी जानते थे कि ऐसा करने से इस रीजन में इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। इसका फायदा उठाकर वो अपनी प्रेजेंस यहाँ बरकरार रख पाएंगे। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच स्काइस-पिकॉट एग्रीमेंट हुआ, जिसके जरिए ऑटोमन एम्पायर के पार्ट्स को दोनों देशों ने आपस में डिवाइड कर लिया। इस डिवीजन के दौरान भी किसी भी कल्चरल एस्पेक्ट या सोशल फैब्रिक का ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि आखिर ब्रिटिशर्स इस रीजन को अनस्टेबल क्यों बनाए रखना चाहते थे। दोस्तों, ब्रिटिशर्स की इस चाल के पीछे सबसे बड़ा कारण था सुएज कैनाल। फलस्तीन की लोकेशन काफी स्ट्रैटेजिक थी और वो सुएज कैनाल के बफर के रूप में काम कर सकता था। वही सुएज कैनाल जो बॉर्डर वे में इंडियन ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने का काम करता है, जिसकी मदद से ब्रिटिशर्स ईस्टर्न वर्ल्ड में मौजूद अपनी कॉलोनीज से आने वाले रॉ मटेरियल और यूरोप से प्रोसेस होकर वापस इन कॉलोनीज में जाने वाले अपने फाइनल गुड्स के फ्लो को मैनेज करते थे। ऐसे में इस रीजन में ब्रिटिशर्स की प्रेजेंस उनके इंपीरियलिस्टिक गोल्स को पूरा करने में वाइटल साबित हो सकती थी। इसीलिए ब्रिटिशर्स इस रीजन पर अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल रखना चाहते थे। दूसरी तरफ यहाँ से प्रोसिक्यूटेड हुई ज्यूइश कम्युनिटी ऑलरेडी यूरोप में अलग अलग जगह जाकर सेटल हो चुकी थी। लेकिन जब यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ना शुरू हुई तो ज्यूइश लोगों के मन में भी अपने होमलैंड में वापस बसने की इच्छा जागी। इसके बाद ज्यूइश लोगों ने धीरे धीरे प्रेजेंट डे इजराइल की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया, जिसे ज़ायोनिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते ब्रिटिशर्स ने एक और चाल चली। ये चाल थी टू नेशन थ्योरी की। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फोर ने ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी के एक प्रोमिनेंट मेंबर वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को एक लेटर लिखकर डिक्लेयर किया कि ब्रिटिशर्स फलस्तीन में ज्यूइश होमलैंड क्रिएट करने में उनकी हेल्प करेंगे। हालांकि बिहाइंड द डोर्स ब्रिटिशर्स 1917 के एंड तक कई पार्टी से ऐसे ही बड़े बड़े प्रोमिसेस अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कर चुके थे। उदाहरण के लिए फलस्तीन में ज्यूइश को बसाने का ओपन प्रॉमिस, अरब प्रोविंस को फ्रेंच के साथ शेयर करने का प्रॉमिस और शरीफ के लिए इंडिपेंडेंट अरब नेशन का प्रॉमिस एक्सेट्रा। पर क्योंकि ये सभी नेगोशिएशंस बंद कमरे में किए जा रहे थे और इसीलिए
सारी पार्टीज को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स सिर्फ उनका ही साथ दे रहे हैं। लेकिन बेल्फोर डिक्लेरेशन के चलते ब्रिटिशर्स को अपने इन प्रोमिसेस में से एक को फुलफिल करना पड़ा। वो प्रॉमिस था पैलेस्टीन में ज्यूइश कम्युनिटी को सेटल करने का। ब्रिटिशर की मदद से हजारों की तादाद में ज्यूइश पैलेस्टीन आने लगे और उन्होंने वहां प्रॉपर्टीज भी परचेज की। धीरे धीरे ज्यूइश का नंबर पैलेस्टीन में बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते पैलेस्टीनियंस का नंबर लिमिटेड हो गया। पैलेस्टीनियंस इस बात के लिए ब्रिटिशर्स को रिस्पॉन्सिबल मानने लगे, जिसके चलते 1936 में पैलेस्टीनियंस ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बड़ी चालाकी से ज्यूइश और पैलेस्टीनियंस को एक दूसरे के अगेंस्ट कर इस रिवोल्ट को दबा दिया। ब्रिटिशर्स के इस स्टेप की वजह से पैलेस्टीनियंस के मन में ज्यूइश लोगों के लिए और हेट डेवलप हुई और दोनों कम्युनिटीज के बीच ये हेट आज भी इसी तरह बरकरार है, या फिर कहूं कि एलिवेट ही हुआ है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर के बाइफर्केशन से लेकर एरिया के बॉर्डर डिमार्केशन तक ब्रिटिशर्स द्वारा की गई मिस्टेक्स ने कैसे आगे चलकर एक पूरे रीजन को नेवर एंडिंग क्योटिक सिचुएशन में डाल दिया है। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की ही तरह 7 दशकों से चला आ रहा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट को शुरू करने का श्रेय भी ब्रिटिशर्स को ही जाता है। 1946 में ब्रिटेन ने अनाउंस किया कि वो भारत को इंडिपेंडेंट करने वाला है, या फिर कहें भारत ने अपनी आजादी उससे छीन ली। ब्रिटिशर्स का कहना था कि वो अब इस कंट्री को एडमिनिस्टर करने की सिचुएशन में नहीं है और इसीलिए उन्होंने जल्द से जल्द भारत को इंडिपेंडेंट करके वापस जाने का फैसला किया है। भारत के आखिरी वाइसरॉय माउंटबेटन ने भारत को आजाद करने के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन निर्धारित किया। इस समय पूरे भारत की टोटल पॉपुलेशन में 25% मुस्लिम थे और रेस्ट 75% में बाकी कम्युनिटीज थी। लेकिन पार्टीशन का ख्याल किसी के भी दिमाग में नहीं था और कांग्रेस पार्टी के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर्स जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे। लेकिन मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना इंडिपेंडेंस के मुद्दे पर महात्मा गांधी के साथ स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस लेड इंडिया में मुस्लिम्स के फ्यूचर को लेकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। इसका रिजल्ट था 2 नेशन थ्योरी। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर ने इंडिपेंडेंस सेटलमेंट के साथ पार्टीशन की डिमांड सामने रखी। अब ब्रिटिशर्स के सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता यह था कि एक यूनाइटेड इंडिया बनाया जाए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फ्यूचर सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए एग्रीमेंट्स किया जाए, यानी ये डिसाइड किया जाए कि यूनाइटेड इंडिया काम कैसे करेगा और मुस्लिम लीग को उसके लिए राजी किया जाए। लेकिन इस प्रोसेस में काफी लंबा समय और डिस्कशन लगने वाला था, जो ब्रिटिशर्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। साथ ही ब्रिटिशर्स इंडिया को डिवाइड कर इस पूरे रीजन को अनस्टेबल रखने चाहते थे, ताकि आइदर पार्टीज में से वक्त के मुताबिक किसी एक के साथ अलायंस फॉर्म करके वो साउथ एशिया में अपनी प्रेजेंस को बरकरार रख सके। लिहाजा ब्रिटिशर्स के लिए पार्टीशन एक क्विक और सिंपल सॉल्यूशन था और इसलिए ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन को मंजूरी दे दी। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट साइरिल रेडक्लिफ ने 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर ड्रॉ कर दी, जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बहुत ही रफली डिवाइड किया। यह पार्टीशन बिना कुछ सोचे समझे किया गया था। इस बॉर्डर डिमार्केशन में एथनिक कंसर्न्स, सोसाइटी, लैंग्वेज या डेमोग्राफी जैसे किसी भी फैक्टर को कंसिडरेशन में नहीं लिया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पार्टीशन के बाद भी लोग अपनी फेवरेबल कंट्रीज का पार्ट नहीं बन पाए और उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। एक एक्सपेक्टेड फिगर के अकॉर्डिंग इस पार्टीशन की वजह से लगभग 15 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए और 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की डेथ राइट्स के चलते हो गई। ब्रिटिशर्स द्वारा जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले का खामियाजा इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ा और इस डिवीजन ने दोनों देशों को ऐसे जख्म दे दिए कि उन्हें ठीक करने का मलहम किसी के पास नहीं था। ये ब्रिटिशर्स की जल्दबाजी का ही नतीजा था, जिसने दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को शुरू करने का काम किया था। दरअसल पार्टीशन के लिए 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करते हुए डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड कर 2 कंट्रीज बनाई जाएंगी, पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन इस प्रोसेस में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मौजूद 565 प्रिंसली स्टेट्स के लिए एक कंडीशन ऐड कर दी। ब्रिटिशर्स ने कहा कि प्रिंसली स्टेट्स किसी भी कंट्री के साथ जुड़ सकते हैं और अगर वो चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रहते हुए अपना साम्राज्य खुद से चला सकते हैं। असल में एक क्लॉज ब्रिटिशर्स की चाल थी। इसके जरिए वो प्रिंसली स्टेट्स के रास्ते रीजन में डिस्प्यूट का एक नया रास्ता खोलना चाहते थे, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। ब्रिटिशर्स के इसी कंडीशन की वजह से इंडिया को प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ जोड़ने में ऑपरेशन पोलो जैसे हार्श मेजर्स भी उठाने पड़े और ये ब्रिटिश पॉलिसी की ही कहीं ना कहीं देन थी कि आज भी जम्मू और कश्मीर प्रिंसली स्टेट्स का कश्मीर हिस्सा इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक डिस्प्यूट का मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट का फाउंडेशन स्टोन 1865 में ब्रिटिशर्स द्वारा ही ले किया गया था।
W.H. जॉनसन नाम के एक सिविल सर्वेंट ने दोनों देशों की बॉर्डर को डिमार्केट करने के लिए जॉनसन लाइन को प्रपोज किया, जिसमें अक्साई चिन्ह को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया गया। चाइना उस समय चिंग डायनेस्टी के अंदर था और चाइना ने इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो अक्साई चिन्ह को शिनजांग प्रोविंस का हिस्सा मानता था। इस सिचुएशन को डील करने के लिए और चाइनीज डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए 1893 में ब्रिटिशर्स ने मैकडॉनल्ड लाइन को इंट्रोड्यूस किया। पावर होल्ड करने के बावजूद ब्रिटिशर्स दोनों रीजन्स के बीच अपने अटेम्प्ट में एक क्लियर बॉर्डर बनाने में कामयाब नहीं हुए और चाइनीज प्रेशर के चलते क्लियर डिमार्केशन से पीछे हट गए। 1913-14 में इस काम को अंजाम देने के लिए एक बार फिर ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स शिमला में टेरिटोरियल डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए बैठे। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक क्लियर बाउंड्री को डिमार्केट किया जाए। शिमला मीटिंग में ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हेनरी मैकमोहन ने 890 किलोमीटर की एक लाइन प्रपोज की जो भूटान के ईस्टर्न बॉर्डर से लेकर म्यांमार तक जाती थी। इस बाउंड्री का नाम था मैकमोहन लाइन। इस लाइन को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एक ड्राफ्ट कन्वेंशन प्रिपेयर किया गया जिसे हेनरी मैकमोहन और तिब्बत के दलाई लामा द्वारा अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव ने 27 अप्रैल 1914 को साइन कर दिया, जिसके चलते ये लाइन अप्रूव हो गई। हालांकि चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि क्योंकि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है और इसीलिए वो बॉर्डर डिसाइड करने की अथॉरिटी नहीं होल्ड करता है, और ये कहते हुए चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस के फाइनल फेज से वॉकआउट कर गए। यानी सारी कोशिशों के बावजूद ब्रिटिशर्स ऐसी बॉर्डर डिमार्केशन नहीं कर पा रहे थे जिसको इंडिया और चाइना दोनों ही एक्सेप्ट कर लें। कई साल बाद 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एग्जिस्टेंस में आया और 1950 में पीपल लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया। क्योंकि चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता था, इसलिए उसने एक नए बॉर्डर एग्रीमेंट को प्रपोज किया। चाइना ने 1959 में पीएम जवाहरलाल नेहरू को एक नोट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, जैसे इंडियन पीएम ने ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया। सिचुएशन और खराब तब हो गई जब बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश के पार्ट्स को चाइना की टेरिटरी का ऑफिशियल पार्ट दिखाते हुए एक मैप रिलीज कर दिया। इस बात ने 1962 के इंडो चाइना वॉर को स्पार्क कर दिया और अगस्त 1962 में चाइनीज ट्रूप्स ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के रीजन को घेर लिया। 20 नवंबर को चाइना ने यूनिलेटरल सीज फायर अनाउंस करते हुए ज्यादातर इन्वेडेड एरियाज से विरोध कर लिया, लेकिन अक्साई चिन्ह की टेरिटरी का कंट्रोल रिटेन कर लिया। और इसी तरह 1962 वॉर के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच इनफॉर्मल सीज फायर लाइन बन गई। लेकिन हिस्टोरियंस इस डिस्प्यूट को ब्रिटिश एम्पायर का फेलियर मानते हैं, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर दोनों कंट्रीज के बीच एक लीगल बॉर्डर को बनाने में सालों साल नाकामयाब रहा। उदाहरण के लिए ब्रिटिश रूल के दौरान 1865 में जॉनसन लाइन और 1893 में मैकडॉनल्ड लाइन को प्रपोज तो किया गया, लेकिन दोनों ही मौकों पर वो लाइंस को 100% इफेक्टिव मैनर में धरातल पर लाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि जॉनसन लाइन अक्साई चिन्ह को इंडिया का पार्ट दिखाती है और मैकडॉनल्ड लाइन अक्साई चिन्ह को चाइना का पार्ट दिखाती है। इसलिए इंडिया जॉनसन लाइन को करेक्ट बॉर्डर लाइन मानता है, वहीं चाइना मैकडॉनल्ड लाइन को करेक्ट बॉर्डर लाइन कंसीडर करता है। और इन दोनों लाइंस की वजह से वेस्टर्न सेक्टर में और मैकमोहन लाइन की वजह से ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट आज भी बना हुआ है। रोहिंग्या क्राइसिस की शुरुआत अराकन से हुई, जो 1784-85 में अवा किंगडम का पार्ट था। अराकन मॉडर्न डे म्यांमार के रखाइन स्टेट का ही दूसरा नाम है और रोहिंग्याज इसी रीजन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन में सेटल थे। अर्ली 1940s तक अराकन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन रोहिंग्या और बुद्धिस्ट रखाइन्स कॉन्स्टिट्यूट करते थे। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटिशर्स के एक्शंस और पॉलिसीज का ही नतीजा था, जिसने यहाँ के सोशल फैब्रिक को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। असल में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जापानीज और बर्मीज इंडिपेंडेंस आर्मी ने साथ मिलकर 1942 में अराकन पर अटैक कर ब्रिटिशर्स ट्रूप्स को यहां से डिसलॉज कर दिया। रिट्रीट करते ब्रिटिशर्स ने जापानीज और बर्मीज आर्मी को हराने के लिए डिलिबरेटली सिविलियन पॉपुलेशन को आर्म्स पकड़ा दिए। यहाँ ब्रिटिशर्स ने सिविलियन पॉपुलेशन का इस्तेमाल एडवांसिंग जापानीज ट्रूप्स के अगेंस्ट बफर के रूप में किया था। ये सिविलियंस मेजरली बर्मा की माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स का पार्ट थे, जैसे कैरन्स, कचिन्स, चिन्स और अराकानीज मुस्लिम। दूसरी तरफ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी बर्मीज और रखाइन्स जापानीज कोलैबोरेटर थे। ब्रिटिशर्स ने इन्हीं एथनिक माइनॉरिटीज की हेल्प से क्लैंडस्टीन ऑपरेशंस ग्रुप की फॉर्मेशन की, जो ब्रिटिशर्स के लिए बर्मा में लड़ाई कर सके। इन क्लैंडस्टीन ऑपरेशंस का कंसेक्वेंस अराकन की पॉपुलेशन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक था। 1942 में जब जापानीज ने बर्मीज इंडिपेंडेंस आर्मी और रखाइन्स बुद्धिस्ट के साथ अराकन में अटैक किया,
तो अराकानीज मुस्लिम्स यानी रोहिंग्या का लार्ज स्केल मैसेकेयर किया गया। इसके चलते इस ग्रुप के बहुत सारे लोग रेफ्यूजी बन गए। ब्रिटिशर्स ने 1942 और 1943 में अराकान को वापस लेने की योजना बनाई और रिटेलिएट करने के लिए अराकानीज मुस्लिम्स का साथ मांगा। लेकिन इस बार अराकानीज मुस्लिम्स ने बुद्धिस्ट रखाइनीज से रिवेंज लेने के लिए उन्हें मारा और लूटा। ब्रिटिशर्स ये अच्छी तरह से देख पा रहे थे कि किस तरह से दो लोकल ग्रुप्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिशर्स ने इन लार्ज स्केल मैसेकेयर को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। यानी एक तरफ ब्रिटिशर्स ने लोकल पॉपुलेशन के हाथ में हथियार देकर खुद की लड़ाई उनसे लड़वाई, वहीं दूसरी तरफ लोकल एथनिक ग्रुप्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, जो टसल वहां आज भी बरकरार है। नॉर्थ बोर्नियो के डिस्प्यूट में फिलीपींस और मलेशिया के बीच मलेशिया के नॉर्थ बोर्नियो में सिचुएटेड सबा नाम के स्टेट को लेकर टेरिटोरियल डिसएग्रीमेंट है। इस डिस्प्यूट के लिए कॉलोनियल एरा के दौरान होने वाले हिस्टोरिकल इवेंट्स और उसके बाद के डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। 19वीं सेंचुरी के दौरान साबा को नॉर्थ बोर्नियो के नाम से जाना जाता था और ये सदर्न फिलीपींस में सिचुएटेड सुलू इस्लामिक स्टेट की सल्तनत के अंडर आता था। लेट 1800 में ब्रिटिश नॉर्थ बोर्नियो कंपनी को स्टैब्लिश किया गया। एक के बाद एक लगातार लोकल रूलर्स के साथ ट्रीटीज करके नॉर्थ बोर्नियो कंपनी ने सबा के ऊपर कंट्रोल गेन कर लिया। इन्हीं ट्रीटीज की वजह से धीरे धीरे डिस्प्यूट की शुरुआत हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोकल रूलर्स के साथ एग्रीमेंट साइन करके हर जगह पर अपनी सोवरेनिटी स्टैब्लिश कर रहे थे। ब्रिटिश नॉर्थ बोर्नियो कंपनी ने सुलू के सल्तनत के साथ लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट से सबा की टेरिटरी को एनुअल पेमेंट्स के बदले ब्रिटिश कंपनी को लीज पर दे दिया गया। लेकिन 1946 में फिलीपींस अमेरिकन रूल से आजाद हो गया, जिसके बाद उसने सबा की टेरिटरी पर क्लेम करना शुरू किया। फिलीपींस का कहना था कि सुलू के सुल्तान ने ब्रिटिश नॉर्थ बोर्नियो कंपनी को परमानेंटली टेरिटरी गिफ्ट नहीं की थी, बल्कि सिर्फ लीज पर दी थी। इस क्लेम को फिलीपींस ने मेंटेन रखा और उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिट्रीट किया। दूसरी तरफ मलेशिया को 1957 में यूनाइटेड किंगडम से आजादी मिल गई और उसने भी सबा पर क्लेम किया और सोवरेनिटी हासिल कर ली। फिलीपींस के लगातार ऑपोजिशन और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद 1963 में सबा को मलय फेडरेशन में जोड़कर मलेशिया की फॉर्मेशन की गई। फिलीपींस को मलेशिया के इस स्टेप से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और इसलिए 1963 में फिलीपींस ने सबा को अपनी टेरिटरी का पार्ट दिखाते हुए मैप में ऑफिशियली इंक्लूड कर लिया। इसने दोनों देशों के बीच टेंशन को और भी ज्यादा एस्केलेट कर दिया। यानी एक ऐसी टेरिटरी जिसे ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए चंद पैसे देकर लीज पर लिया था, उसके लिए अब दो देश आपस में लड़ रहे हैं। इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन से लेकर बायलैटरल डिस्कशंस तक हर रास्ता अपना लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद डिप्लोमेटिक टेंशंस और वायलेंस आउटब्रेक्स होते रहते हैं। साइप्रस डिस्प्यूट की शुरुआत लेट 19th सेंचुरी में हुई थी, जब साइप्रस ऑटोमन रूल के अंडर हुआ करता था। यह आइलैंड काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता था और इसलिए ब्रिटिश एम्पायर ने 1878 में इसे एनेक्स कर लिया। 1914 में ब्रिटिशर्स ने फॉर्मली साइप्रस को ब्रिटेन में सीड कर लिया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समाप्त होने के बाद पूरा साइप्रस दो पार्ट में बढ़ गया। पहला जिसमें ग्रीक सिप्रियोट मेजोरिटी में थे और दूसरा जिसमें टर्किश सिप्रियोट मेजोरिटी में थे। ग्रीक सिप्रियोट चाहते थे कि उनका यूनियन ग्रीस के साथ ही जाए, वहीं टर्किश सिप्रियोट चाहते थे कि उनका पार्टीशन कर दिया जाए। 1960s में साइप्रस को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिल गई और दोनों कम्युनिटीज के बीच एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बनाया गया। ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट भी ब्रिटिशर्स द्वारा अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया गया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये अरेंजमेंट फेल हो गया और 1963 में ही साइप्रस में इंटर कम्युनल वायलेंस ने जोर पकड़ लिया। ब्रिटिशर्स की वजह से शुरू हुई लड़ाई की वजह से अब दो लोकल कम्युनिटीज आपस में लड़ना शुरू कर चुकी थी। 1974 में ग्रीक सिप्रियोट ने कू कर दिया क्योंकि उनका एम ग्रीस के साथ यूनियन करना था। टर्की सिप्रियोट को सेव करने के लिए टर्की ने इंटरवेंशन किया और साइप्रस के नॉर्थ पार्ट पर कब्जा कर लिया। ये इन्वेडेड साइप्रस का लगभग 35% एरिया है और इस पार्ट को ग्लोबली आज भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। साथ ही ये डिस्प्यूट आज भी टर्की और साइप्रस के बीच रिश्ते के गले की हड्डी बना हुआ है। दोस्तों, इसी तरह का एक बॉर्डर डिस्प्यूट ड्यूरेंट लाइन पर भी एग्जिस्ट करता है। ड्यूरेंट लाइन इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है। इस डिस्प्यूट की शुरुआत लेट 19th सेंचुरी के समय के पॉलिटिकल लैंडस्केप की वजह से हुई। मॉर्टिमर ड्यूरेंट ने अफगानिस्तान के रूलर आमिर अब्दुल रहमान खान के साथ ब्रिटिश इंडिया अफगानिस्तान के बीच एक लाइन ड्रॉ की। ये ड्यूरेंट लाइन 2460 किलोमीटर लॉन्ग थी और इसने एथनिक पाश्तून टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया।
पर इस लाइन का मकसद अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट प्रोवाइड करना नहीं, बल्कि इसके पीछे ब्रिटिशर्स की एक छुपी हुई चाल थी। इस एग्रीमेंट को करने का प्राइमरी मोटिवेशन ये था कि अफगानिस्तान में पोटेंशियल रशियन इन्फ्लुएंस से ब्रिटिश इंडिया को बचाने के लिए एक बफर जोन को क्रिएट किया जा सके। इस लाइन को बनाते समय लोकल एथनिसिटी और ट्राइबल डायनेमिक्स को भी कंसीडर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान ने कभी भी ड्यूरेंट लाइन को फुली एक्सेप्ट नहीं किया और हमेशा से इस लाइन को ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया यूनिलिटरल इम्पोजिशन बताते आया है। अफगान लीडर्स और वहां की गवर्नमेंट सालों से इस बॉर्डर को रिजेक्ट करते आए हैं और ये बोलते हैं कि वो सिर्फ एक टेम्पररी लाइन थी और उसे नेगोशिएट किया जाना चाहिए। ये इशू तब और इंटेंसिफाई हो गया जब 1947 में पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, जिससे ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बनाई गई ड्यूरेंट लाइन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गई। आज ड्यूरेंट लाइन दोनों कंट्रीज के बीच एक सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन से लेकर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड तक हर चीज को इफेक्ट कर रहा है। एथनिक पाश्तो जो बॉर्डर के दोनों साइड रहते हैं, वो अक्सर उस रीजन में अपनी फ्रीडम को लेकर डिमांड सामने रखते रहते हैं। इस डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन ये सभी प्रयास नाकाम रहे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज भी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स द्वारा स्टार्ट किए गए बॉर्डर डिस्प्यूट्स ने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे रीजन्स पर लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट डाला है। इन रीजन्स में आज भी टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ब्रिटिशर्स ने कल्चरल, एथनिक और हिस्टोरिकल रिटेलिएट्स को ध्यान में रखे बिना देशों के बीच में लकीरें खींचने का काम किया और उनकी यही पॉलिसीज आज इतने सारे डिस्प्यूट्स का मेजर कारण बनी। ये जरूरी है कि इन इश्यूज को डायलॉग, डिप्लोमेसी और अफेक्टेड कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग के जरिए एड्रेस किया जाए, ताकि अफेक्टेड रीजन्स को पीसफुल और प्रॉस्परस बनाया जा सके, जिसके साथ पूरे वर्ल्ड में स्टेबिलिटी आए। इसी उम्मीद के साथ आज के डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स होंगे जो अभी भी रह गए होंगे। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.